तो आपके बालों में शनि का वास होता है। आईब्रो आपकी थिंकिंग प्रोसेस बताती है और आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बताती है। इंसान का पहला प्रवृत्ति होता है कि वो किसी की आंखों में आंखें डाल के देखे। ज्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड खाएंगे तो आपको पिंपल निकल के आता है। फेस रीडिंग कुंडली के साथ साथ कैसे चलती है? आपने देखा होगा विराट कोहली की जॉ लाइन पहले उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब हो गई है। ये जॉ लाइन पुराने समय में फेस रीडिंग कैसे काम? सम्मान का कारण जो है वो इंसान की मूंछों के ताव में जाता है। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। आप मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं, आपका जो लुकअप है ना वो बिल्कुल अलग है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि जो मूछें हैं आपकी वो थोड़ी-सी ऊपर उठी हुई है, इसके पीछे रीज़न कुछ इसके खास वजह? जी, इसके हाँ, पीछे खास वजह अगर आप इसे एस्ट्रोलॉजी से देखना चाहें, तो आपके बालों में शनि का वास होता है, ठीक है? एंड शनि इज़ नोन फॉर डिसिप्लिन, शनि इज़ नोन फॉर टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, शनि इज़ आल्सो नोन फॉर हार्डशिप। और आपकी मूँछों में मर्दों के लिए खासकर देखा जाता है कि सम्मान का कारण जो है, वो इंसान की मूँछों के ताव में जाता है। तो जब सम्मान का फैक्टर अगर शनि जो है, वो बालों में वास करके दे रहा है, तो हम इसे कभी नीचे की तरफ नहीं रखते। ज़्यादातर हमारा सम्मान हम चाहेंगे कि ऊपर रहे। जो भी लोग बहुत ज़्यादा प्राउडी होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं या बहुत ज़्यादा सम्मान के चाहक होते हैं, ये लोग हमेशा अपनी मूँछों को ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कभी भी किसी के आगे झुकना पसंद नहीं होता। तो इस कारणवश। तो चलिए बात करते हैं फेस रीडिंग के बारे में। जी। एक हमारी जो ऑडियंस है उसको एक बेसिक आप समझाइए कि फेस रीडिंग क्या होती है? फेस रीडिंग एक ऐसी कला है जो सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आती है और इसमें होता यह है कि मानव शरीर के चेहरे की संरचना में आने वाला हर एक गुण ये दर्शाता है कि किस तरीके के उसका स्वभाव होगा, क्या तरीके की उसकी हरकतें होंगी, क्या तरीके से उसकी मानसिक धारणाएं उसके मन में बनेंगी, व्हाट काइंड ऑफ मेंटल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस एंड बिहेवियरल एक्टिविटीज दैट पर्सन विल होल्ड। ये सब कुछ फेस रीडिंग बताता अगर आपने अभी जैसे बात की सामुद्रिक शास्त्र की, तो इसको अगर हम थोड़ा-सा डिटेल में जाएँ तो इसमें पामिस्ट्री भी इंक्लूड होती है? सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा संलग्न प्रकार का बनाया हुआ ज्ञान का स्तोत्र है जिसमें तरह-तरह के विभिन्न प्रकार के सोर्सेस से नॉलेज को कंबाइन करके बनाया गया है। इट इज़ नॉट रिटन बाय समबडी इन पर्सन। हालाँकि इसके लिए इतिहास के तौर पे कहा जाता है कि समुद्र नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने ये पूरा सामुद्रिक शास्त्र बनाया जिनके नाम पे सामुद्रिक शास्त्र पड़ा है। और उसमें पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, वॉइस रीडिंग जिसे हम स्वर शास्त्र भी कहते हैं और साथ में आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज रीडिंग, ये सब कुछ इसमें आता है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें, कितने टाइप की फेस रीडिंग होती बेसिकली अगर हम टाइप्स ऑफ फेस रीडिंग की बात करें तो देयर आर सर्टेन 3 टाइप्स मेजरली हम देखते हैं। पहला एक चाइनीज़ फेस रीडिंग है जो कि चाइना से ओरिएंटेशन इसका माना जाता है। दूसरा सनातन संस्कृति से निकला हुआ इंडियन फेस रीडिंग है जिसमें हमारे सभी प्रकार के गुणों की विशेष रूप से गणना की गई है। तीसरा एक वेस्टर्न पद्धति से आया हुआ एक नॉलेज है फेस रीडिंग का, दैट इज़ क्रिमिनल फेस रीडिंग एंड दैट हैज़ बीन टॉट टू जजेस, पुलिसमेन एंड स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो ये बताने में सक्षम हो पाते हैं कि कौन कितना कल्प्रिट है, कौन कितना सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो वो वहाँ भी काम आता है। तो 3 तरह के फेस रीडिंग बेसिकली हम देखते हैं। है? तो अगर आम जीवन में फेस रीडिंग कैसे काम करती है? थोड़ा-सा डिटेल में बताइए। आम जीवन में फेस रीडिंग ऐसे काम करती है कि हर दिन आपका कुछ ना कुछ लोगों से रूबरू होता ही होता है। आपका जितने लोगों से राब्ता होगा आप उनसे सबसे पहली पहल यही करेंगे कि आप उनके साथ अपनी वाइब मैच करेंगे। वाइब मैच सबसे पहले कहाँ होती है? लड़कों का सबसे पहला प्रवृत्ति किसी भी इंसान का पहला प्रवृत्ति होता है कि वो किसी की आँखों में आँखें डाल के देखता है। उसको ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करता है। उसके जूते देखता है, उसके कपड़ों का ढंग देखता है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसकी रंगत देखता है। और उसके बाद उससे उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प मिलती है कि ये मेरे लिए सही वाइब मैच कराएगा कि नहीं। भरोसेमंद का फैक्टर यानी कि ट्रस्ट का फैक्टर सबसे पहले आता है लोगों के मन में। उसके बाद आता है कंपैटिबिलिटी का और तीसरा फैक्टर आता है लॉन्जेविटी का। कितने लंबे समय तक ये इंसान मेरे साथ टिक सकता है। यही सारे फैक्टर्स को तय करने के लिए इस पे कन्फर्मेशन लेने के लिए फेस रीडिंग वर्क करती कितना एक्यूरेट होता है ये? कभी ऐसा हुआ कि आपने फेस रीडिंग की हो और उसके बाद वो चीज़ें सही ना निकली हों? है। संभव है, बट मेरे इस 10 साल के एस्ट्रोलॉजी के करियर में 99.99% ये गलत नहीं निकलती। सही ही जाती है। इसका रीज़न ये है बिकॉज़ दिस इज़ कंप्लीटली साइंटिफिक एंड लॉजिकल। This is not actually based on superstitions. This is actually based on what kind of medical activity is going inside your body that is represented by face. अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से तौर पे बात कर लें, आपने मान लीजिए बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया, है ना? और उसके बाद आपका हो गया, अब वो जंक फूड गया आपके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का काम है खाना अब्सॉर्ब करने का। गंदा खाना अब्सॉर्ब होगा तो वो ब्लड में डिफ्यूज़ होगा, ब्लड गंदा हो जाएगा।
ब्लड गंदा हो जाएगा तो यही ब्लड पूरे स्किन पार्ट में फैलता है, सबसे ज़्यादा फेशियल पार्ट में, क्योंकि सारा सबसे पहले ब्लड पंप ब्रेन की तरफ होता है, फिर पूरी बॉडी में जाता है। तो सबसे पहले जो फेशियल रिप्रेजेंटेशन है, वो यहाँ स्किन का ये पार्ट जल्दी एक्टिव हो जाता है। ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड खाएँगे तो आपको पिंपल निकल के आ जाएगा। खून का जो शुद्धता है वो कम हो जाता है तो पिंपल आ जाता है, और इससे पता चलता है कि आपका पेट खराब है, या मुँह में छाले आ जाते हैं, उससे भी पता चलता है आपका पेट खराब है। तो इसी तरीके से माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल पे हम फेस रीडिंग की सारी चीज़ें डिसाइड करते क्या ये कुंडली से भी रिलेटेड होता है क्या? हैं। एस्ट्रोलॉजी से 100% रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स भी जुड़े हुए हैं। सामुद्रिक शास्त्र उन ग्रहों की स्थिति और उन ग्रहों की विशेषताओं को इस फेस स्ट्रक्चर के साथ जोड़ता है। बेसिकली इसका ये काम। तो अगर हम एक बेसिक बात करें, अगर थोड़ा बहुत करेक्ट, क्योंकि कुंडली तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके चार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है? जी। बचपन से लेके जवानी तक उसके फेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो फेस रीडिंग कुंडली के साथ-साथ कैसे चलती है? फेस रीडिंग कुंडली के साथ ऐसी चलती है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसके जन्म के स्थान पर जो ग्रह चलने शुरू हो जाते हैं, उसके जन्म के बाद से, तो वो ये डिसाइड करके देते हैं कि उसके अंदर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी-कैसी आएँगी। लेकिन एक चीज़ होती है जो कुंडली से परे होती है, दैट इज़ स्व-इच्छा, खुद की इच्छा, खुद का विल पावर। कुंडली ये कहती है कि तुम्हारा बृहस्पति कमज़ोर है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कमज़ोर होंगे। बट अगर आपने उसी सेम टाइम पे कोई गुरु फाइंड कर लिया, जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक्सटर्नली आपकी हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स आपको आपका सॉल्यूशन मिल गया। तो हमारे आज के हर एक प्रेज़ेंट से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। उसी प्रकार से हमारे कुंडली हमें हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा भी बता के क्यों ना दे दे, पर हमारी विल पावर के एक्शंस उनको पलटने की ताकत रखती तो आपके पास जैसे जो क्लाइंट्स आते हैं, किस-किस टाइप के, मतलब कुछ एक बेसिक एग्ज़ाम्पल आप दे सकते है। हो? जैसे क्लाइंट तो ऐसे-ऐसे आते हैं कि मैं आपको कैसे समझाऊँ कि सबसे बेसिक कॉमन चीज़ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ कि लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर शादीशुदा ज़िंदगी ना टिकना, और इनको अगर आप डेट ऑफ बर्थ से इनके डिटेलिंग्स अगर आपके पास नहीं है इन केस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिनको पता ही नहीं उनका डेट ऑफ बर्थ एग्ज़ैक्ट क्या है, तब आप फेस रीडिंग का इस्तेमाल करते हो। बिकॉज़ फिर आपके पास यही एक लाइव प्रूफ रह जाता है आपकी बॉडी की जर्नी को दिखाने का, आपकी लाइफ़ की जर्नी को दिखाने का। तो उसमें हम ये देखते हैं कि पहला सवाल हम यही पूछते हैं। सबसे पहला सवाल कि आपके कान में पियर्सिंग एक से ज़्यादा हो रखी है क्या? डबल पियर्सिंग, मल्टीपल पियर्सिंग है क्या? तो उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि इसकी मैरिड लाइफ़ अच्छा, खराब थोड़ा क्यों नहीं हुई। थोड़ा-सा स्लो चलते हैं, पियर्सिंग पे ही बात करते हैं हाँ। कि पहले आप थोड़ा ये बताइए कि अगर किसी के लेफ्ट में पियर्सिंग है या राइट में सिंगल पियर्सिंग है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? एंड अगर मल्टीपल होती हैं तो क्या चेंजेज़ आएँगे? उदाहरण के तौर पे मैं बताऊँ, हमारे शरीर को अगर आप सिमेट्रिकली 20 से सेंटर पार्ट से डिवाइड करेंगे, तो हमारी बॉडी का राइटेस्ट पार्ट जो होता है, इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। और जो हमारा जो लेफ्ट पार्ट होता है, इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। इदा और पिंगला, ये 2 नाड़ियाँ होती हैं। एक बीच से नाड़ी जाती है, जिसे सूक्ष्म नाड़ी कहते हैं। ठीक है? 3 बेसिक नाड़ियाँ होती हैं। जो हमारा राइट पार्ट है, ये मेल पार्ट होता है, और जो हमारा लेफ्ट पार्ट है, ये हमारा फीमेल पार्ट होता है। मतलब फीमेल एनर्जी इसमें वास करती है। मेल पार्ट, फीमेल पार्ट। तो अगर किसी भी बॉडी में राइट साइड में पियर्सिंग कराई जाए, पियर्सिंग बेसिकली इसलिए होती थी कि यहाँ कान में पेशेंस लेवल बढ़ाने की शक्ति होती है। कान में जब पियर्सिंग होती है तो ये पार्ट ऐसे एक्टिवेट हो जाता है, इंसान के अंदर धैर्य बहुत ज़्यादा आ जाता है। पुराने ज़माने में महिलाओं की पियर्सिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती थी क्योंकि इन्हें प्रेगनेंसी में डिलीवरी करनी होती थी, और डिलीवरी में जो लेबर पेन सहना होता था उसके लिए उनको पेशेंस की ज़रूरत होती थी, और वो पेशेंस कान में पियर्सिंग कराने से आता है। पुराने ज़माने में जिन मर्दों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, उनको कान में पियर्सिंग में चांदी का तार या सोने का तार पहनाया जाता था, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कोई बच्चा है जो बचपन से बहुत डरपोक है, बहुत उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसको उसको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने में टाइम लग रहा है, तो उस बच्चे को राइट कान में सोने की पियर्सिंग करवाई जाती है, सोने के तार की पियर्सिंग। हुँ, क्यों? सोना सूर्य के लिए जाना जाता है, सूर्य कॉन्फिडेंस के लिए जाना जाता है, और वो उसे कान में धारण कराया जाता है। इससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है। किसी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्सा उससे सहन नहीं हो पाता, तो फिर उसके लिए हम लेफ्ट कान में उसे चांदी के तार की पियर्सिंग करवा के देंगे। चांदी मन को शांत करता है, चंद्रमा को डिनोट करता है। हुँ। तो इस तरह की पद्धतियाँ अपनाई जाती थी पुराने ज़माने में ग्रहों से रिलेट करके, फेस रीडिंग का सहारा लेकर के, जिससे हम लोगों के फीचर्स को बैलेंस आउट करते थे। अच्छा, आजकल ये भी देखा गया है कि जो फीमेल्स हैं, क्योंकि लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है, तो लाइफ़स्टाइल चेंज होते ही पियर्सिंग टाइप्स भी इंक्रीज़ हो गई है, कि पहले 1 होती थी, अब 4 या 5 हो जाती है। तो उसकी वजह से भी कैरेक्टरिस्टिक चेंजेज़ होना स्टार्ट हो जाते जी। अ, कान में अगर हैं। मैं आपको बताऊँ हुँ, पियर्सिंग के मामले में, हुँ, तो किसी भी जगह पे छेद होना शरीर में,
ये शो करता है केतु को। केतु इज़ नोन फॉर लीकेजेस, केतु इज़ नोन फॉर होल्स। ये छेद का कारक केतु होता है। केतु लीकेज प्रदान करता है, किसी भी चीज़ को खराब करता है, किसी भी चीज़ को स्लो डाउन कर देता है। अगर आप कान में छेद कराते हो, तो मतलब वहाँ से एनर्जी का लॉस होना शुरू हो रहा है। गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो वो गुस्सा कम होगा, ठीक है? डर ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर बैठ रहा है, तो वो डर कम होगा। किसी भी चीज़ का कम होना, वहाँ से तय होता है। एक से ज़्यादा छेद होना मतलब आपकी चीज़ों का ड्रेन होना। तो अगर एक से ज़्यादा छेद होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ऐसे इंसान, क्योंकि कान में सूर्य भगवान का वास होता है। सूर्य इज़ नोन फॉर कॉन्फिडेंस, सूर्य इज़ नोन फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी, लीडरशिप क्वालिटी एंड ये सारी चीज़ों में अगर आपने केतु का वास करा दिया, तो केतु इज़ जस्ट एंटी प्लैनेट ऑफ सूर्य। मतलब केतु ग्रहण लगाता है, केतु लॉस कराता है। तो आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने बूस्टअप वाले फैक्टर में लॉस करा दिया, एक से ज़्यादा पियर्सिंग तो होने की। मतलब ये फैशन के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वाइज़ या फिर प्लैनेट प्लानिटरी वाइज़ वाइज़ ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। अ, आपके कुछ एक एक्सपीरियंस होंगे जिसमें आपने मतलब लोगों की हेल्प की हो थ्रू फेस रीडिंग? हाँ, बहुत सारे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ तो एक जैसे एक फैमिली थी उनकी उनकी बच्ची खो गई थी एंड ऑल ऑफ अ सडन वो भाग गई। उन सबको ये नहीं पता था, वो गई थी ग्रुप में 4 लोगों के साथ और ये बोल कर के कि हम जा रहे हैं ट्रिप पे और हम वहाँ से जो है वापस आ जाएँगे 2-3 दिन बाद। बट ऑल ऑफ अ सडन वो 4 बच्चे और वो बच्ची यानी टोटल 5 लोग वहाँ से वापस नहीं आए। वो लड़की ऑल ऑफ अ सडन भाग गई, उनमें से 3 वापस आ गए, 2 रह गए। वो एक लड़का, एक लड़की। अब दूसरी चीज़ ये हुई कि मुझे जब ये केस बताया गया तब लड़का का फ़ीचर जो है मुझे नहीं दिया गया, लड़की का फ़ीचर दिया गया। तो उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि ये जो लड़का है सच में इसने ही भगाया है या वो खुद भी इंडिविजुअली गायब हुआ है। उसके साथ गायब हुआ है या साथ में मतलब क्या सीन है? तो बेसिकली जब हमने फेस रीडिंग की क्योंकि हमारे पास उस लड़के की कोई भी डिटेल नहीं थी। मतलब अगर हम कहें तो हमारे पास उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं था, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं था, टाइम ऑफ बर्थ नहीं था, सिर्फ़ नाम और फ़ोटो। तो जब उसकी फ़ोटो देखी, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर पता चला जिससे पता चला कि ये हाइली साइकोपैथ है। ये किसी भी लड़की या किसी भी इंसान को अपने वश में करने से इसको बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन फ़ील होती है। उसने उस लड़की को प्यार में इसलिए फँसा के रखा क्योंकि उससे उसका ईगो बूस्ट हो रहा था। उसे उसका ईगो सैटिस्फाई हो रहा था। तो तब हमें पता चला कि ये इसके साथ ही भागा होगा फॉर श्योर और फिर बाकी के एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से ये पता चला कि किस लोकेशन पे होगा। हालाँकि बच्ची रहने वाली दिल्ली की थी एंड मिली जाके गुजरात में। तो ये एस्ट्रोलॉजी ये भी बता देती है कि किस लोकेशन पे। एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ़ एक कला है जो ये काम कर सकता है, दैट इज़ साइकिक रीडिंग। ओके, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे साइकिक। अ, आपने एक चीज़ और डिस्कस की क्रिमिनल फेस रीडिंग। जी। तो ये बाहर कंट्रीज़ में होता है, इंडिया में क्यों नहीं होता ये? इंडिया में इसलिए नहीं होता क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रीजन वाइज़ ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से सभी की मानव शरीर की संरचनाएँ बहुत अलग हैं। हमारे इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की ज्योग्राफिकल कंडीशन एक ही स्थान पे अवेलेबल है। आपको पहाड़ चाहिए, हिमालय में मिल जाएँगे। आपको पानी भरे इलाके चाहिए, आपको बॉम्बे साइड या साउथ साइड पूरे मिल जाएँगे। आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी चाहिए, आपको पहाड़ भी चाहिए, ठंडक भी चाहिए, आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिल जाएगा। आपको रेगिस्तान चाहिए, आपको राजस्थान में मिल जाएगा। आप बहुत सारे फिज़िकल फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है जिनकी वजह से इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है और इस सभी डाइवर्सिटी को पढ़ाना एक इंसान के लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ता है और ये डाइवर्सिटी वाले लोग अलग-अलग रीजन पे माइग्रेट करते रहते हैं। इस माइग्रेशन से इनके फीचर में मिक्सिंग बहुत होती है और इस मिक्सिंग से कोई एक पर्टिकुलर फीचर इनके अंदर नहीं रह जाता। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप पहाड़ी लोगों से मिलेंगे, तो ये पहाड़ी लोग नेचर वाइज़ दिल के बड़े साफ़ माने जाते हैं। और अगर आप यही जो है साउथ इंडियन वाले लोगों से मिलेंगे, तो ये लोग नेचर वाइज़ बहुत ब्लंट माने जाते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड माने जाते हैं। अब पहाड़ी साउथ में आने वाला साउथ में रहना चालू कर दे और साउथ वाला पहाड़ के रीजन में रहना चालू कर दे या किसी काम के वश वो वहाँ पे 2-3 साल रुक जाए, उसकी भाषा में, उसके नेचर में परिवर्तन आ जाएगा। और इसी तरीके से वो जितनी नई जगहों जाएगा, उतनी नई चीज़ों को अडॉप्ट करता चला जाएगा। इससे इससे इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है इंसान की। तो इस वजह से यहाँ पे मिक्सिंग अप इतना ज़्यादा है कि हम किसी को भी वो पर्टिकुलरली प्योर ज्ञान नहीं पढ़ा पाते। आपके जो क्लाइंट है वो बिज़नेसमैन हैं? बहुत, बहुत। कैसे काम आती है बिज़नेसेस में फेस रीडिंग? पब्लिक डीलिंग, क्लाइंट डीलिंग, पैसा खींचना है। पहले ही पता कर लेना कि कौन पैसा देगा, कौन नहीं देगा। पहले ही पता कर लेना कि ये इंसान मेरे से ज़्यादा लंबे समय के लिए जुड़ने वाला है कि नहीं। कौन कितना फेंक रहा है, कौन कितना हवा में गोली मार रहा है, ये सब देखना पड़ता है।
तो ऐसी एक दो छोटी कैरेक्टरिस्टिक हम बता सकते हैं कि जो आदमी फेंकते हैं उन पे फेस की बनावट कैसी होती है? सबसे ज़्यादा बिज़नेसमैन को अगर किसी चीज़ में डर लगा रहता है, वो उनके एम्प्लॉइज़ की लॉयल्टी से होता है। ये बंदा मेरा काम करेगा कि नहीं, पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा, लास्ट मोमेंट पे मेरा साथ तो नहीं छोड़ देगा, या फिर ये बंदा मेरे साथ हमेशा टिका रहेगा कि नहीं। और ये एम्प्लॉयबिलिटी की क्रेडिबिलिटी को अगर पता करना है, ये बंदा मेरा आगे जाके काम सँभाल सकता है कि नहीं। उत्तराधिकारी एक बिज़नेसमैन बहुत जल्दी ढूँढने की कोशिश करता है। उसे वो उत्तराधिकारी कभी-कभी अपने बच्चों में मिल जाता है, कभी-कभी बाहर भी ढूँढना पड़ता है। तो ये चीज़ें पता करने के लिए सबसे बेस्ट फैक्टर होता है उसकी लॉयल्टी को टेस्ट करने का आईब्रो। आईब्रो आपकी थिंकिंग प्रोसेस बताती है और आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बताती है। अगर आपके फैसले लेने में दृढ़ता और डिसिप्लिन है, इसका मतलब आप अंदर से बहुत ही शुद्ध इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल इंसान हैं। अगर आपके डिसीजन में ही, फैसले लेने में ही गड़बड़ है, इसका मतलब है कि आप कल को कोई गलत डिसीजन ज़रूर लेंगे, गलत तरीका ज़रूर अपनाएँगे। ये कैसे पता चलता है? अगर किसी की आईब्रो में हल्का-सा कट हो या लास्ट में आईब्रो में बाल कम हो या बहुत पतली महीन आईब्रो हो, ऐसे लोग चंट माने जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं माने जाते। ऐसे लोगों के अंदर राहु का वास होता है। ऐसे लोगों के अंदर आइदर वाइज़ थिंकिंग, ऑप्शन क्रिएट करना, रातों-रात अमीर बनना, धोखाधड़ी करना, शॉर्टकट क्रिएट करना, ये सब बहुत होता है। तो इससे फिर पता चलता है कि इस इंसान के अंदर क्रेडिबिलिटी उतनी शायद नहीं रहेगी। और जिनकी आईब्रोज पूरी आपस में मिली हुई होती हैं वो? जिनकी जॉइंट आईब्रोज होती हैं, इन्हें हम ब्लेस्ड वन कहते हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं कि इनको बचपन से ही किस्मत प्रदान है, पर किस्मत ऐसी है इस तरह की है कि इन्हें पता नहीं होता। मतलब इनसे ऐसे लोग आके आराम से बात कर ले जाएँगे जो खुद कभी किसी से बहुत आसानी से बात नहीं करते, पर इस बात का इन्हें अंदाज़ा नहीं होता। इनको किस्मत मिली हुई है पर इन्हें पता नहीं कि ये किस्मत का फैक्टर है। इन्हें लगता है ये कॉमन चीज़ है। और कई बार क्या होता है कि मिली हुई होती हैं लेकिन उसके बाद थ्रेडिंग वगैरह करा के वो उसको शेप में लेके आ जाते हैं। तो वो किस्मत खत्म हो जाती तो किस्मत खत्म हो जाती खत्म हो जाती है। है। ओके। आपने कुछ सेलिब्रिटी फेस रीड किए हैं? हाँ जी। थोड़ा मैं उनके बारे में उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊँ तो आपने स्टार प्लस पे आने वाले महाभारत सीरियल के भगवान कृष्ण को देखा होगा। हुँ, हुँ, आई गेस सौरभ जैन नाम है हुँ, उनका। अगर आप उनका कभी फ़ोटो देखेंगे, उनका फ़ोरहेड आपको बहुत वाइड मिलेगा। इतना वाइड है कि उनकी हाथों की 4 उँगली उनके फ़ोरहेड पे पूरी-पूरी ओवरलैप कर जाए। इसका मतलब होता है कि ऐसा इंसान का बृहस्पति बहुत एक्टिव है। कहीं न कहीं से इसकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं न कहीं से बृहस्पति आना चाहिए। बृहस्पति का इन्फ्लुएंस आना चाहिए। और इनकी अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो आई गेस शायद 1 दिसंबर की डेट ऑफ बर्थ है। तो हुँ। ऐसे डेट ऑफ बर्थ वाला इंसान 1 दिसंबर यानी कि सैजिटेरियस राशि में आने वाला, सैजिटेरियस राशि को रूल करता है बृहस्पति। तो ज्ञान की बातें करना, स्पिरिचुअल इमेज दिखाना अपनी, बिकॉज़ बृहस्पति ज्ञान के देवता है। तो ये सुपर इम्पोज़िशन इनके अंदर पहले से था। तो ये चीज़ ऐसे पता चल जाती है। ओके, इनके अलावा कोई और? इनके अलावा अगर आप बात करें तो एक सीरियल आता था पहले देवों के देव महादेव, उनमें जो महादेव का कैरेक्टर करते थे मोहित मोहित रैना। हाँ। तो उनके साथ में आप एक चीज़ देखेंगे, उनका भी फ़ोरहेड बहुत वाइड है। प्लस उनके साथ चिन्ह में यहाँ पे स्प्लिट बनती है। चिन्ह का स्प्लिट ये दर्शाता है कि आपका या तो बृहस्पति या तो शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब आपकी शक्ल से आपके कोई उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, प्लस आपको अट्रैक्शन अनवांटेड जगह से मिल जाएगा। ना चाहते हुए भी आप बहुत जल्दी बहुत हाइप पे पहुँच जाओगे। और जब ये सीरियल आया था, तब ये स्टार्टिंग में उतना ग्रो नहीं किया था, लेकिन अब उसके सीरियल के खत्म होने के बाद भी आज भी उस सीरियल की रौनक बनी हुई है। सिर्फ़ उस एक कैरेक्टर की वजह से। उनके जो रील्स हैं वो वायरल होते रहते हैं। हमेशा, हमेशा। और उस कैरेक्टर में ऐसा बसे हैं वो कि कभी किसी और को उस जगह पे रिप्लेस करने का मन ही नहीं किया किसी ने। इनफैक्ट अदर सीरियल्स आल्सो डिमांडेड कि यही ही महादेव के रूप में यहाँ आए। इतना प्रभाव हो जाता है। अच्छा एक चीज़ आप और बताइए, जिन लोगों का चेहरा गोल होता है, जी। उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसे हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई चीज़ पॉइंटेड होती है, तो हमेशा-हमेशा एक डर पैदा करके रखती है। और अगर कोई चीज़ गोलू-मोलू होती है, थोड़ी-सी स्फेरिकल होती है, हमेशा हमें सेफ एंड सिक्योर फील कराती है ना? हम ये कोशिश करते हैं ये चीज़ को देखने की। आप सामने एक चाकू रख दीजिए और एक सेब रख दीजिए, नुकसान आपको चाकू से ही नज़र आएगा। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ होती है। तो जिनका फेस ज़्यादा भर जाता है, आपने एक मूवी देखी होगी ये जिसमें शाहिद कपूर हैं और प्रीति का कैरेक्टर होता है जिसमें। चुपके चुप नहीं, 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 ये जिसमें डॉक्टर होता है, डॉक्टर का रोल होता है। कबीर सिंह? कबीर सिंह, कबीर हाँ। सिंह मूवी। कबीर सिंह में शाहिद कपूर अपनी प्रीति के बगल में एक लड़की को बैठाता है, चबी लड़की को, और ये हुँ। बोलता है, "चबी गर्ल्स हुँ, आर हुँ। द मोस्ट कंपैटिबल वन्स।" हुँ, हुँ। क्यों? क्योंकि जितना चेहरे पे फैट जमेगा, ये एक प्लैनेट की कंडीशन की वजह से होता है। बृहस्पति जब खराब हो जाता है किसी का, तब ऐसा होता है। तो जितना फैट जमता है, जितना इंसान गोलू-मोलू होता है, उतना सेंसिटिव बनता चला जाता है। मतलब छोटी-छोटी बातों से फ़र्क पड़ता है।
केयर करेगा तो हद से ज्यादा, रोएगा तो हद से ज्यादा, चिढ़ेगा तो हद से ज्यादा, सब कुछ हद से ज्यादा, प्यार करेगा तो हद से ज्यादा, दिलदारी होगी तो हद से ज्यादा। तो ऐसे लोग फिर बहुत ज्यादा कंपैटिबल बन जाते हैं एक सपोर्टिव पार्टनर के रूप में। जितने लोगों के पार्टनर चबी होते हैं, ये लोगों के अंदर ये सेंसिटिविटी का फैक्टर बहुत हाई होता है। तो इस तरीके से नहीं, लेकिन अगर किसी का बाई फेस जो है वो फैटी नहीं है, लेकिन वक्त के उसके साथ हो जाता है, हाँ, वक्त के साथ हो जाता है। तो उनके अंदर ठीक वो है। फीचर आता चला जाएगा। अगर हम सेलिब्रिटी की ही बात करें, हम्म, जैसे आपने विराट कोहली के पहले फोटो देखे होंगे, तो उनका जो फेस है वो थोड़ा सा राउंड हाँ। है ना? लेकिन अभी उनका फेस काफी सही हो गया। हम्म। क्या रीजन रहा? क्या कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आए? फेस रीडिंग में एक क्लॉज आता है कि बाई एक्सीडेंटल और बाई इंटेंशनल अगर आप अपने फेस के साथ कुछ भी करते हैं या करवाते हैं, तो जैसे जैसे चेहरा का रंगत और चेहरे की बनावट बदलती जाएगी, वैसे वैसे आपका स्वभाव भी बदलता जाएगा। तो अगर ये एक्सीडेंट से हो तो भी वर्क करेगा, अगर इंटेंशनल ऑपरेशनल या किसी मेडिकल प्रोसीजर की वजह से हो तो भी वर्क करेगा, या बहुत ज्यादा हार्डशिप या फिर बहुत ज्यादा जिमिंग की वजह से अगर ऐसा होता है तो भी वर्क करेगा। जब जिसकी आपने देखा होगा विराट कोहली की जॉ लाइन पहले उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब हो गई है। ये जॉ लाइन दर्शाती है इंसान के एक्शन टेकिंग प्रोसेसर घूमते हुए। अच्छा, आपने राजाओं की बात की। हाँ जी। पुराने समय में फेस रीडिंग कैसे काम करती? पुराने समय में फेस रीडिंग ऐसे काम करती थी, नए नक्श जिसे कहते हैं, ये देखे जाते थे। बहुत बहुत सारी कलाएं हैं इसमें। जैसे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बात किया जाता है, जिस भी महिला के बाल कमर से नीचे तक लंबे हों या घुटने तक पहुंचते हों, ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। ऐसा भी होता है। जिस भी महिला के हाथों में और होंठों पे बाल अधेड़ उम्र में यानी कि कम उम्र में जल्दी दिखाई देते हो, ज्यादा दिखाई देते हो, औसतन सामान्य रूप से ज्यादा, तो ऐसी महिलाएं अपने फिजिकल रिलेशनशिप में इतनी एक्टिव होती हैं कि इनको इनको सेटिस्फाई करना किसी के बस की बात नहीं। अच्छा, ये बालों की आपने बात की। आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऑयल्स भी हैं जो ऐसे फोटोज बनाते हैं। जी तो ये तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन ही हो जाएगा। जैसा आपने बात की कि कमर तक बाल आते हैं। देखिए, मतलब आजकल जो लेडीज हैं वो तो अपने बाल लंबे करना चाहती हैं। जी, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। एक कहावत है कि दिखाने की चीज़ और होती है और खाने की चीज़ और होती है। और फैशन की जितनी भी चीज़ें हैं वो कभी टिकेंगी नहीं, और जो टिकती है वो फैशनेबल नहीं होती, है ना? तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जितनी भी फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं, ये जितनी भी फैशनेबल चीज़ें हैं, ये हमारे लिए सपोर्टिव ज़्यादा नहीं होती। दूध हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, बट दूध कोई पीता नहीं। पिज़्ज़ा दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बट सेहत के लिए अच्छा होता नहीं। तो जो दिखता है, वो बिकता है। तो बेसिकली आप फैशन के तौर पे अपने बाल तो बढ़ा लेते हो, बट वो बाल एस्ट्रोलॉजिकली या फिर स्पिरिचुअली आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। महिलाओं को तो वैसे भी केश बाँध के रखने के लिए कहा जाता है। केश खोल लेना मतलब आप समस्त प्रकार की परिशक्तियों को अपने ऊपर चिपका लेने की अपॉर्च्युनिटी दे देना। कहा जाता है ना, रात में कभी बाल खुले छोड़ के नहीं चले जाते, कहीं किसी को चिपक ना जाए कुछ आपके साथ, कोई परिशक्ति आपके साथ चिपक ना जाए, ये कहा जाता है। रातों में बाल भिगा करके, परफ्यूम लगा करके या इत्र लगा करके कभी बाहर नहीं जाया जाता। खुले बालों के साथ तो बिल्कुल नहीं जाया जाता। तो ये सब कहावतें इसीलिए बनी क्योंकि इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप नहीं चाहोगे कि कभी-कभी आपके ऊपर नज़र दोष या किसी प्रकार की कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी या ऐसी कोई सुपरस्टिशियस एक्टिविटी आपके साथ कुछ ज़्यादा ही एनकाउंटर हो जाए। तो ये सब चीज़ें वहाँ से आती हैं। और क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? जैसे एक तो बाल हो गए हैं, दूसरा आपने कम उम्र में हाँ। जो बाल आना, उसके अलावा? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है, अगर आप दाँतों पे जाओगे तो जिस इंसान में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके ये कैनाइन के दाँत अगर नुकीले हैं और हल्के से आड़े-टेढ़े हैं, ऐसी लड़कियाँ जनरली जो है अपना हिडन नेचर रखती हैं। इनके अंदर प्यार की डिमांड बहुत होती है, बट ये दिखाएँगी कभी नहीं, और चिड़चिड़ापन बहुत प्रचंड होगा। तो ऐसी लड़कियों का ये बृहस्पति का खराब होना माना जाता है, या बृहस्पति का एक्टिवेशन माना जाता है। तो ऐसी लड़कियों का वैवाहिक जीवन या तो शादी से पहले या तो शादी के बाद, मतलब शादी के बाद इनका जीवन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रह सकता। हस्बैंड के साथ बहुत नहीं बनेगी, गारंटीड। अच्छा। अ, अगर हम बात करें जैसे आपने बालों की बात की, ऐसे ही होता है कि शरीर पे अलग-अलग जगह पे तिल होते हैं। जी। तो इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है? अगर हम ऊपर से बॉडी से स्टार्ट करें, कि अगर किसी के फ़ोरहेड पे, माथे पे अगर तिल है, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? सामुद्रिक शास्त्र में तिल का भी बहुत अच्छा वर्णन है, और तिल ये बताता है कि किसी भी इंसान के अगर सामने चेहरे पे कहीं पे भी तिल होगा, तो ये किसी एक पर्टिकुलर फीचर को एक्टिवेट कर देगा। तिल का काम ही बेसिकली किसी भी फीचर को एक्टिवेट करना। एक्टिवेट कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पैर जाने जाते हैं चलने के लिए, ठीक है? और अगर आपकी कहावत है कि अगर आपके पैर पे तिल है तो इसका मतलब या तो आप ट्रैवल करोगे या तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा।
अब करोगे या पड़ेगा, इसका निर्धारण होता है कि लेफ्ट पे तिल है या राइट पे तिल है, ऐसे। तो ये पोजीशनिंग से डिसाइड होता है और किस प्रकार का तिल है। कुछ तिल परमानेंट होते हैं, कुछ तिल हमेशा के लिए नहीं होते, आते जाते रहते हैं। कुछ तिल बहुत गाढ़े होते हैं, बहुत डार्क दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से, और कुछ होते हैं बहुत लाइट दिखाई देते हैं। इनका भी मतलब है। तो अगर मान लो किसी के, अगर फेस का, फोरहेड का जो हम बात करें, ठीक है, ये भी मैटर करता है कि किसी के सेंटर पे है या लेफ्ट पे है या राइट पे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं आपको बताऊं, किसी के अगर नाक पे कहीं पे भी सेंटर में तिल होगा, ऐसा इंसान ना जल्दी सॉरी बोलेगा ना जल्दी थैंक यू बोलेगा, किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो इस तरह की चीजें और होती है। जिनके गाल पे होता है वो, गाल पे भी डिपेंड करता है कहाँ। गाल का बहुत बड़ा एरिया होता है और इस बड़े एरिया को गाल, ऐसे फेस रीडिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो ये रिप्रेजेंटेशन करता है एक्शन इन्वॉल्वमेंट का। फॉर एग्जाम्पल जिनके गाल अंदर की तरफ हैं, इनको कोई भी अपने साथ हर महफिल में इन्वॉल्व नहीं करा पाएगा। ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, मन करेगा तभी किसी जगह जाके इन्वॉल्व होंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत हाईली सेलेक्टिव होते हैं, इस तरह की चीज़। और यही गाल पे तल आ जाएगा, तो एक गाल पे तिल आने का मतलब होता है इनको जल्दी कोई इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। मतलब अगर इनके सामने आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव डेटा दे दो, चाहे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाइड डेटा दे दो, किसी भी तरह का, गोवा चल रहे हैं और यहाँ बहुत सारी चीज़ें करेंगे, या फिर गोवा चल रहे हैं, 25,000 का खर्चा है। चाहे आप कैलकुलेटिव डेटा दे दो, चाहे आप ब्यूटिफिकेशन डेटा दे दो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके लिए सब चीज़ें मूड पे डिपेंड करने लग जाती हैं। तो जिन लोगों के भाग्य में अमीर बनना होता है, उनके कहाँ पे तिल होता है? अगर हम अमीर की बात करें, तो तिल इनके होठों के आस-पास मिलेगा। जिनके होठों के आस-पास तिल है, इनका या तो बृहस्पति या तो शुक्र एक्टिवेट हो जाता है, और शुक्र और बृहस्पति दोनों पैसे के कारक हैं। बृहस्पति कंजूस बनाता है, शुक्र अमीर बनाता है। अगर कंजूसियत आपने अच्छे से सीख ली, तो भी आप अमीर हैं, और अगर अमीरियत आपने अच्छे से सीख ली, तो भी आप अमीर हैं। पैसा बचाना भी एक कला है और पैसा लाना भी एक कला है। तो दोनों ही चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। अच्छा, क्या फेस रीडिंग की कुछ सॉल्यूशंस भी निकल सकते हैं क्या? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लड़की आई, उसने अपने पार्टनर का फ़ोटो दिखाया एंड फेस रीडिंग से ये पता लगा कि ही इज़ नॉट लॉयल, वो पर्सन सामने वाला लॉयल नहीं। तो क्या ऐसा, और जो लड़की है वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहती है, क्योंकि जो आगे वो प्रॉब्लम फेस करेगी उससे पहले क्या फेस रीडिंग के ज़रिए सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? हम बहुतों की शादियाँ तुड़वा सकते हैं और बहुतों की शादियाँ बनवा सकते हैं, सिर्फ़ फेस रीडिंग को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। एक बार को आपकी कुंडली की चीज़ें हो सकता है काम ना करें, एक बार को हो सकता है कि आपकी रीडिंग हो सकता है आपकी एनर्जी के हिसाब से बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज़ ना हो, लेकिन चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ये आपके शरीर का प्रत्यक्ष प्रकरण है। मतलब यहाँ से आपको सब कुछ एकदम रिप्रेजेंटेटिव तौर पे दिखाई देगा। तो अगर हम बात करें चेहरे की, तो कोई भी अगर आप अपने पार्टनर के डिटेल लेकर आता है और सिर्फ फेस रीडिंग के से लॉयल्टी चेक करवाना चाहता है, तो उसकी लॉयल्टी फॉर श्योर निकल कर आ जाएगी कि वो कैसा इंसान है। और इससे बहुत तरीके से उसे बचाया और कन्वर्ट भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की आई है और वो ये कह रही है कि क्या ये मेरा पार्टनर मेरे साथ हमेशा के लिए लॉयल रहेगा, तो वो डिपेंड कर जाएगा कि उसके पार्टनर में लॉयल्टी का वो फैक्टर क्या सदा के लिए वैसा बरकरार रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं, जैसे आपको मैं बताऊँ, मैंने बताया था आईब्रो में कट का, तो जिसके भी आईब्रो में कट हो जाता है, ऐसे लोगों का लॉयल्टी कभी भी स्टेबल नहीं होता। ऐसे लोग आज नहीं तो कल अपनी बात से, अपनी हरकतों से पलटेंगे ज़रूर। तो ये चीज़ होती है। क्या एस्ट्रोलॉजर हमेशा सच बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजर आधा सच बोलते हैं। कभी भी डॉक्टर किसी को नहीं कहता कि आप मरने वाले हो। उसी प्रकार से कभी भी एस्ट्रोलॉजर ये नहीं कहता कि अब आपके हाथ से चीज़ें चली। हमेशा संभावनाएँ और हमेशा होप्स के साथ इंसान को पॉजिटिव रखने की एस्ट्रोलॉजर की कोशिश होती है। पूरी बात बता देने से कभी-कभी इंसान उस चीज़ के ऊपर मेहनत करना छोड़ देता है। उदाहरण के तौर पर अगर हमने बच्चे को बता दिया कि तुम इतने से इतनी तारीख में ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, तो वो पढ़ना ही छोड़ देगा। वो अपना आज का प्रेज़ेंट खराब कर लेगा जो वो उसका भविष्य बना सकता था। इसीलिए हम सामने वाले को बोलते हैं चांसेस अच्छे हैं, बस तुम प्रयास रखो, जारी रखो। इंट्यूशंस आई हैं कभी आपको? येस, हमेशा कैसे? मतलब इस इंट्यूशन इसको एक स्पेशल साइंस बोला जाता है, आई थिंक, साइकिक। साइकिक रीडिंग, हाँ, येस। तो एक बार थोड़ा साइकिक समझाइए क्या होता है? साइकिक रीडिंग एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी, एक ऐसी पावर है जिसमें किसी भी इंसान को ये ताकत प्रदान हो जाती है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन के बिना किसी भी परिस्थिति और किसी भी इंसान की किस्मत में भूत भविष्य वर्तमान से लेकर के सब कुछ से अवगत हो जाता है, बिना किसी के इंफॉर्मेशन के। आपको रात में सपना आ गया कि सामने वाले के घर में कुछ अनहोनी होने वाली है और वो अनहोनी सच हो जाए,
या फिर आपने किसी इंसान को देखते ही मन कह दिया कि इस इंसान का शायद आगे जाकर के 2 दिन सही नहीं होगा, तो वो चीज़ सच हो जाए। ऐसी परिशक्तियों का जो आशीर्वाद मिलता है किसी इंसान को, तो वो पावरफुल बन जाता है। तो ये सब में नहीं आता। ये सब में नहीं आ सकती। क्या-क्या पता लगाया जा सकता है? जैसे अगर हम बात करें अ, आप अपने साइकिक एबिलिटी से ये पता कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एनर्जीज़ पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। आपने डोरेमोन देखा है? हाँ, डोरेमोन देखा। डोरेमोन में एनीवेयर डोर होता है। उसी तरीके से साइकिक एबिलिटी एक तरह का एनीवेयर डोर है। ये किसी भी इंसान के घर में हमें घुमा सकती है, किसी भी इंसान के जीवन काल के भूत, भविष्य, वर्तमान, पुनर्जन्म तक पहुँचा सकती है। उसके पुराने जन्म के भी खाते खुलवा सकती है। साइकिक एबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। बट डिपेंड ये करता है कि किसी भी इंसान के लिए ये कितनी ज़्यादा एक्टिवेटेड है। कुछ इसमें बिगिनर लेवल पे होते हैं, कुछ इसमें बहुत एडवांस लेवल पे होते हैं। तो ये कैसे होता है? मतलब जो बिगिनर लेवल पे होते हैं, सबसे पहले आप अपनी स्टोरी बताइए, आपको साइकिक एबिलिटी का आभास कैसे हुआ? लूडो खेलते समय। अच्छा, अगर मैं बोलूँ तो जैसे लूडो के समय पे मुझे ऐसा लगा कि मैं जो भी नंबर बोल रहा हूँ, वो सच होता चला जा रहा है। 1 बार होगा, 2 बार होगा, बार-बार तो नहीं होगा। तो फिर थोड़ा-सा मन में शंका आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर एक चीज़ सच हो रही है? या फिर स्वप्न जब कभी भी मुझे आए और वो स्वप्नों का रिलेशन मुझे रियल लाइफ़ में सच होता नज़र आया। मुझे किसी इंसान को देख कर के ये फीलिंग आ रही है कि मुझे आग दिखाई दे रहा है। मैंने पूछ लिया कि तुम्हारे परिवार में कोई जल के मरा है क्या? तो वो चीज़ सच हो जाए। तो इस तरह का इंडिकेशन मुझे डराता था। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत प्रोवोक करती थी कि ये सब कुछ है। बट मैं ये नहीं जानता था ये किस विद्या के अंतर्गत आता है, ये किस शक्तियों के अंतर्गत आता है या ये किसे कहते क्या हैं? जो लेटर ऑन मुझे बाद में पता चला एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आने के बाद। ऐसा तो पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी ऐसा आभास होता है कि सपने में मेरे को किसी एक ऐसा कोई ऐसा पर्सन दिखता है जिससे मेरी 6-7 महीने पहले बात हुई हो। अगले दिन क्या होता है या तो उसका मैसेज आ जाएगा या फ़ोन आ जाएगा या खुद आ जाएगा। ऐसा बहुत बार हुआ है। हाँ। लेकिन ऐसा तो बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। जी, बिल्कुल तो क्या वो होता है। सारे साइकिक एबिलिटीज़ हैं उनके अंदर? इस इसी को तो मैंने लेवल से डिसाइड किया कि कुछ लोगों में माइक्रो लेवल पे एक्टिव होगा, कुछ लोगों का एडवांस लेवल है। माइक्रो लेवल पे जो एक्टिवेटेड होगा, उनको ये पता ही नहीं होगा कि इनके अंदर ये पावर है। बट उनके साथ ये ऐसे कई सारे मेजर इंसिडेंसेस होते रहेंगे। बट जो एडवांस लेवल पे होंगे, वो कभी भी अपनी साइकिक एबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप मेरे सामने आए और आपने मुझे कह दिया, "चलो मेरे बारे में बताओ।" तो ये तो कनेक्ट की बात हो गई ना कि मुझे आपसे कनेक्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और वो हुँ। कनेक्ट कितनी जल्दी बैठेगा, ये डिपेंड करेगा कि मेरी साइकिक एबिलिटी कितनी एडवांस्ड है, कितनी ज़्यादा मैच्योर्ड है, कितनी ज़्यादा एनहांस्ड है, एक्टिवेटेड है, तो साइकिक क्या उसका पास्ट बता सकती है? सब कुछ, फ्यूचर भी? सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है जो साइकिक नहीं बता सकती। ये तक बता सकती है कि आपने अंदर कपड़े कौन-से पहने हैं। अब जैसे क्या होता है कि धीरेंद्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर जी। धाम, उनके पास कौन-सी एबिलिटी? पहली चीज़ तो ये कि किसी भी सोर्स का कभी खुलासा नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ ये कि साइकिक एबिलिटी है और इसे हम कैटेगराइज़ उसी वे में करेंगे। एक इंसान अगर मेंटलिस्ट भी हो और वो मेंटलिज़्म में तेज़ हो, पर वो मेंटलिज़्म में तेज़ तो तभी हो पाएगा ना जब वो उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा। ये एबिलिटी का डेवलपमेंट अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा बाय बर्थ आ रहा हो, बिना किसी के सिखाया आ रहा हो, तो ये फॉर श्योर साइकिक एबिलिटी के अंदर आता है। साइकिक साइकिक एबिलिटी के बहुत सारे कंडीशंस हैं। क्या साइकिक सनातन से जुड़ी हुई है या फिर वेस्टर्न है? ये पूरी सनातन से जुड़ी हुई पूरी सनातन से। तो जो लोग बिगिनर हैं, माइक्रो है, तो माइक्रो से एडवांस्ड पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? है। गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। बिना गुरु के अंतर्गत कुछ भी नहीं होता। जब तक गुरु का मार्गदर्शन नहीं होगा, गुरु का सुरक्षा कवच प्रदान नहीं होगा, गुरु के अंतर्गत सही प्रकार से प्रक्रियाओं का वर्णन नहीं किया जाएगा, तब तक कोई साइकिक एबिलिटी को अपने अंदर से एनहांस नहीं कर सकता। गुरु के बिना कुछ संभव नहीं। और सही गुरु कैसे पहचानें सही कलयुग में? गुरु की सिर्फ़ 3 पहचान है। पहला, उसके सामने आपका ईगो 1% भी सामने नहीं आना चाहिए। दूसरा, उसकी बातें आपके लिए सर्वोपरि नज़र आए और ऐसी बातें हों जो आपकी जिज्ञासा को शांत करती नज़र आए। तीसरा, ऐसा गुरु, ऐसा इंसान जिसके सामने आप अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से आईने की तरह रख सको। जब तक ऐसा इंसान नहीं मिल जाएगा, आप उसे गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। गुरु वही होता है जिसके सामने सारी सच्चाई अपने आप बाहर आ जाए। आपको ऐसा लगता है कि साइकिक एबिलिटीज़ जो होती हैं, इनका लोग मिसयूज़ भी करते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे, कुछ बहुत ऐसे तरीकों से। एग्ज़ाम्पल्स हैं? अगर आपको किसी को पाने की चाहत हो और आपको पता है कि आप उसके बारे में सब कुछ जान सकते हो, तो आप अगर उस इंसान के रोने-धोने की भी आपको खबर हो, तो आप उसे तुरंत उसी समय टेक्स्ट ड्रॉप कर दोगे कि क्या आज तुम्हारा मूड खराब है क्या? आज क्या हुआ तुमको? क्यों रो रही हो? क्यों रो रहे हो?
ये पता चल जाता है। अगर ये सब चीज़ें किसी इंसान को पता चल जाए, तो सामने वाला एक बार को डर जाएगा कि इसे पता कैसे चल रहा है। तो ये सही में कंसिडर होता है या गलत में कंसिडर होता है? कि अगर आपने किसी को ऐसे मोमेंट पे मैसेज किया। चाकू का इस्तेमाल फल काटने के लिए किया जा सकता है, तो गर्दन काटने के लिए भी किया जा सकता है। ये तो इस्तेमाल की बात हो गई। इस्तेमाल इंसान किस मंशा से कर रहा है, किस इंटेंशन से कर रहा है। इंटेंशन गलत हो तो फिर अच्छी चीज़ भी बुरी बन जाती है। आप कभी इन शक्तियों का इस्तेमाल अपमानजनक रूप से नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेजर रूप से ये शक्तियाँ पूर्वजों के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होती हैं। अगर आपने अपने पूर्वजों का नाम ही डुबा दिया, तो वो शक्तियाँ भी चली जाएँगी। अगर श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, जी। तो ये जो पीरियड है इसके अंदर क्या ये जो पावर है ये जल्दी एक्टिवेटेड होती है? बहुत सही क्वेश्चन पूछा है आपने एंड दिस इज द मोस्ट प्रीसियस टाइम टू एक्टिवेट योर एंसेस्ट्रल पावर्स एंड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन योर एंसेस्टर्स। सबसे बेहतरीन समय चल रहा है ये श्राद्ध का समय, जिसमें आप अपने पूर्वजों को याद करके उनका सही तरीके से गुरु के आदेश के अनुसार आवाहन करके उनकी शक्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको उनसे असीम प्रकार की कृपा प्राप्त होगी। और उसमें सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ताकत हासिल होगी, सब कुछ जान लेने की ताकत। तो मोटा-मोटा अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँ, तो ये है कि हमारे पूर्वजों के अंदर ये पावर रही होगी, कभी उन्होंने साधना के बल पे या कुछ ऐसी पावर थी जो जीन्स के थ्रू आपके अंदर आई है। ऐसा भी होता है, बट बेसिकली क्या होता है, मृत्यु पर्यंत जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, देह से आत्मा बाहर हो जाती है, तो ये मृत्यु लोक यानी कि इस अर्थ को छोड़ करके पितृलोक में वास करने चली जाती है। और इस आत्मा से ऑप्शंस पूछे जाते हैं, क्या तुम्हें वापस पुनर्जन्म लेना है, या फिर तुम्हें इसी कुल में किसी और रूप में जन्म लेकर के अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना है, या तुम्हें प्रेत योनि में रह करके हमेशा के लिए इस कुल या इस कुल के अलावा कहीं भी जुड़े रहना है। अगर उस आत्मा की असंतुष्टि इतनी ज्यादा हो कि उसे वापस जन्म लेने की इच्छा ही ना हो, तो वो किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ लाइफ टाइम कनेक्टेड रह सकती है, सिर्फ उसके जरिए अपने डिजायर्स को पूरा होते हुए देखने के लिए। ऐसा होता है। आपके पास कुछ एक ऐसे एक्सपीरियंस हैं मतलब जो आपने अपने क्लाइंट का फेस किया हो साइकिक एबिलिटीज़ के थ्रू आपने हीलिंग की रेमेडीज़ हो या फिर आपने कोई सॉल्यूशन निकाला हो? बहुत सारे हैं। आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि एक गाँव के गाँव ग्राम प्रधान जो हैं, वो मेरे पास प्रेडिक्शन लेने आए। मैं उस गाँव का नाम नहीं बोलूँगा, बट दैट पर्सन वाज़ वेरी मच डिग्निफाइड एंड ही केम टू जस्ट आस्क अबाउट हिज़ सन्स हेल्थ। उनके बेटे की सेहत 1.5 साल से ऐसी खराब थी कि वो जो घाव है, वो ठीक नहीं हो रहा था एंड ही वाज़ वेरी वरीड अबाउट इट। और हुआ ये कि मैंने उनसे बस इतना पूछा, जब उनकी रीडिंग करी तो उनके फेस पे देख कर के कुछ इमेजेस आई मेरे मन में, जैसे कि एक नीम के पेड़ की इमेज आई, एक खाली जगह की इमेज आई। मैंने पूछा उनसे कि आपके घर के बगल की जगह खाली है क्या? उन्होंने बोला हाँ। मैंने पूछा वहाँ पे सिर्फ इकलौता नीम का पेड़ है? उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने पूछा वहाँ पे क्या 3 लाशें गड़ी हैं? उन्होंने बोला हाँ। और मैंने बोला वो तीनों छोटे बच्चों की है, कम उम्र के इंसानों की है? तो बोला हाँ। और फिर मैंने लास्ट में बस इतना बोला कि ये आपके द्वारा ही गाड़ी गई है? तो उन्होंने बोला हाँ। और उसी की वजह से उनको दोष लगा हुआ है और उनके घर में आज तक किसी की तरक्की नहीं हो पाई। सब के सब सेहत से जूझ रहे हैं, पैसा जितना भी आता है घर में सब सेहत पे खर्चा हो जाता है, एक नया सामान आज तक उनके घर में नहीं आया। सॉल्यूशन क्या निकला? सॉल्यूशन निकला कि जब आप गलती का एहसास कर लेते हैं, पता चल जाता है कि नाराज़गी कहाँ से आ रही है, तो फिर उनसे माफ़ी या क्षमा याचना की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। इस उम्मीद में कि जब हम पहचान लिए कि हमसे कौन नाराज़ है, तो हम उसे मनाने में लग जाएँ। तो इसमें जैसे वो ग्राम प्रधान आए थे तो आपने कुछ रेमेडीज़ कोई पूजा वगैरह हाँ जी। उससे इसका सॉल्यूशन निकला? बट डिपेंड ये करता है कि क्या ये चीज़ की आइडेंटिफिकेशन सही टाइम पे हो रही है, क्योंकि कभी-कभी कुछ चीज़ों को पहचानने में देर हो जाती है। किसी कहते हैं ना, कभी इतना मत नाराज़ हो कि तुम्हारे बिना रहने की आदत पड़ जाए। तो इसी तरीके से अगर आपके साथ चल रही चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से नहीं होता, तो नाराज़गी इतनी बढ़ चुकी होती है कि माफ़ी शायद मिलने की कोई चांसेस ही नहीं रह जाते, कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो हमें सही वक़्त पे इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है। इसीलिए पुराने ज़माने में एक सुखी परिवार, एक समझदार परिवार अपने साथ गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ता था। चाहे वो गुरु आचार्य के रूप में हो, चाहे वो पंडित के रूप में हो, चाहे वो ज्योतिष के रूप में हो। उनसे सलाह लेकर के ही अपने घर के सारे मेजर फैसले करता था। आज के ज़माने में प्रॉब्लम आ जाती है, इंसान के मरने तक की हालत आ जाती है, तब इंसान डॉक्टर के पास या ज्योतिष के पास भागता है कि बताओ भाई हुआ क्या है? जब हमारे हमारे तक आते-आते तक में सिस्टम बहुत बिगड़ चुका होता है। आज की ये दुर्दशा है। मानव पहले से प्रिकॉशन रख के नहीं चलता। तो क्या आप फिर ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी? ये पॉसिबल है?
संभव है। तो संभव अभी है। अगर लेट्स से हम हरियाणा में बैठे हैं अभी ये तो राजनीति होगी। संभव है। संभव है। अ, भारत में कई सारे मेजर इंसिडेंसेस का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। किस सन में किस तरह का भूकंप या किस तरह की सुनामी आएगी, किस तरह का पैंडेमिक आएगा, ये सब पहले ही बताया जा चुका है और वैसा-वैसा हुआ भी है। ये एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए भी लोग करते थे पुराने समय में। इसे आप एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत में रखिए, चाहे किसी प्रकार की शक्ति का प्रभाव समझिए, है तो सब एक ही। तो ऐसा ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो साइकिक जिनके पास साइकिक पावर है, ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाई जाए और उसके बाद जो भी प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, आजकल बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर वो चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें तो ओवरकम की जा सकती हैं। की जा सकती हैं, पर आपने कभी एक उदाहरण सुना है कि नाग के ऊपर अगर मणि हो तो नाग दिखाई नहीं देता। हिरन के पास कस्तूरी हो तो हिरन भीड़ में नहीं घूमता। जिस चीज़ के पास, जिस इंसान के पास जो चीज़ कीमती हो, वो कभी पब्लिक में जग ज़ाहिर नहीं होती। तो ऐसे लोग कभी भी जन कल्याण के लिए ही सही, पर सामने नहीं आएँगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस कल्याण के प्रोसेस में वो लोग भी इन्वॉल्व हो जाएँगे जो इसके हकदार नहीं। तो सभी समझदार इंसान का यही मत होता है कि सबको अपने कर्मों का फल अपने ही स्वरूप से झेलने दिया जाए। मतलब अगर कोई मुहिम स्टार्ट की जाए तो उसमें अच्छे ऑनेस्ट लोगों की जगह पे फेक लोग आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कलयुग का रहेंगे। ज़माना है, सच्चे लोग बचे कितने हैं? अब एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें भी तो बहुत सारे स्कैम और फेक हैं। बहुत, बहुत। क्या क्या लगता है आपको? क्योंकि आप बहुत सारे क्लाइंट से डील करते हैं। आई एम श्योर आपके पास तो ऐसे लोग आते होंगे जो 5 जगह से जिनको कोई सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिला। तो थोड़ा-सा उसके बारे में आप बताइए। एक अंदाज़ा लगाइए कि इस फ़ील्ड में लोग कितना खर्चा करते होंगे? आई अगर थिंक एक क्लाइंट एक एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, तो हाँ, आपके अंदाज़न एक क्लाइंट नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के पास कितना एक्सपेंडिचर देता होगा? मेरे हिसाब से 1100, 2100, 3100 रुपए एक कंसल्टेशन के हो सकते हैं। 2009 का बच्चा 8 लाख का खर्चा करके बैठा है सिर्फ़ अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाने के लिए। चाहे वो अपने पापा के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से चुरा करके ही क्यों ना किया हो। एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब का एम्प्लॉयी अपने प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, सेहत, जॉब को बचाने के चक्कर में नॉर्मली 4 से 5 लाख खर्चा कर देता है और एस्ट्रोलॉजर करवा देता है। और ये खर्चा किस-किस माध्यम से होता है? किस-किस माध्यम से होते हैं? रेमेडीज़, पूजा, तंत्र, मंत्र, यंत्र, शक्ति, किसी भी तरह के साधना से आपको आपकी चीज़ें दिलवाने का वादा किया जाए। होता है वो कंप्लीट कभी? काफ़ी जगह होता है और काफ़ी जगह नहीं होता।